जो सिरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। जो सिरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो। परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। वरना धूप में कांच के तो टुकड़े भी चमकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लूसेंट सामान्य विज्ञान का लेक्चर नंबर 29। ठीक है दोस्तों, और इसमें आज हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, हम किसे वायुमंडलीय दाब कहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों को वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु मतलब हवा, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा एवं विभिन्न गैसों को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। आपका जो घर है तो घर के ऊपर चारों तरफ हवा है और बहुत सारी गैसें हैं, तो सभी को क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित वायु हम सभी पर अत्यधिक दाब डालती है। दोस्तों, अगर वायुमंडल में वायु उपस्थित है तो वह हम सब पे दाब डालती होगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल के कारण जो दाब हम लोग पे आरोपित होता है उस दाब को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं, क्योंकि वह वायुमंडल के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब दोस्तों वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना की थी वॉन ग्यूरिक ने। एक साइंटिस्ट थे वॉन ग्यूरिक, जिन्होंने वायुमंडलीय दाब की सबसे पहली बार गणना की थी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने समझा कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है, और वायुमंडलीय दाब की सबसे पहले गणना किसने की थी? तो वायुमंडलीय दाब की सबसे पहले गणना की थी वॉन ग्यूरिक ने। ठीक है दोस्तों, अब वायुमंडलीय दाब के कुछ मात्रक भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे 1 सेंटीमीटर पारा दाब, जैसे 1 सेंटीमीटर, ये अगर पारा की लंबाई अगर ये 1 सेंटीमीटर हो तो और इसमें पारा भरा हो तो इसका जो दाब होगा उसको कहेंगे 1 सेंटीमीटर पारे की दाब। इसकी लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इस ट्यूब की लंबाई 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है 1 मीटर स्क्वायर। ये जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वह 1 मीटर स्क्वायर होगा, मोटाई इसकी, और लंबाई जो होगी 1 सेंटीमीटर होगी। तो यह जो दाब लगाएगा उसको बोलेंगे 1 सेंटीमीटर पारा दाब, जो कितना होता है? 1.33 इंटू 10⁻³ पास्कल के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर पारा दाब कितना होता है? 1.33 इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हो गया वायुमंडलीय दाब का मात्रक, और पास्कल भी क्या होगा? वायु दाब का मात्रक। दोनों मात्रक है। अब 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और 1 बार बराबर होता है 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी एक पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है, और 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 बार के बराबर है। यानी अगर ये दोनों बराबर है तो अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह पर ये रख दें तो बराबर ही होगा। यानी 1 बार बराबर हो जाएगा कितना? 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है दोस्तों, 1 बार बराबर कितना? 10⁻5 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1 मिली बार, 1 बार में था कितना? 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 10⁻5 पास्कल। तो 1 मिली बार, मिली लग गया तो 10⁻³ से गुना हो जाएगा। 10⁻³ जैसे इसमें गुना करेंगे 10⁻² हो जाएगा ये, तो 1 मिली बार बराबर हो जाएगा 10⁻² पास्कल। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि सेंटीमीटर पारा दाब, पास्कल,
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बार, मिली बार और टॉर। एक टॉर बराबर होता है 1 mm 1 मिलीलीटर पारा दाब। ठीक है दोस्तों, यानी 133.8 पास्कल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितने हो गए वायु दाब के मात्रक? सेंटीमीटर पारा दाब, पास्कल, उसके बाद न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बार, मिली बार और टॉर। इतना हो गया वायु दाब का मात्रक, और सभी में क्या रिलेशन है वो भी मैंने आपको अभी बताया। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। अब आगे कह रहा है कि सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर वाले एक स्तंभ, जैसे दोस्तों अगर ये पारा का 76 सेंटीमीटर लंबा एक स्तंभ है, इसकी यहां से यहां लंबाई 76 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर वाले एक स्तंभ द्वारा 0 डिग्री सी पर, यानी टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सी है, पर 45 डिग्री के अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें पारा भरा हो पूरा और इसके द्वारा 0 डिग्री टेम्परेचर पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल जो है उस पर लगाया गया जो दाब होगा उसी को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक कंडीशन है कि 0 डिग्री सी होना चाहिए और अक्षांश 45 डिग्री होना चाहिए और पारे की स्तंभ जो होना चाहिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो जो दाब लगाएगा उसी को बोलेंगे एक वायुमंडलीय दाब। समझ में आया दोस्तों? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे स्तंभ के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हम लोगों ने बनाया था ये ट्यूब, इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन, ये जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो होता है कितना होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल। ठीक है दोस्तों, अर्थात वायुमंडलीय दाब हम पर हमेशा 16,000 किलोग्राम का दाब डालता है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि वायुमंडल कितना दाब डालता है मनुष्य पर, तो यह 16,000 किलोग्राम का दबाव डालता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप सोचते होंगे कि इतना दबाव डालता है तो हम दब क्यों नहीं जाते हैं, हम चल कैसे लेते हैं, उछल कैसे लेते हैं, कूद कैसे लेते हैं, खड़े कैसे हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि ये जो इतना किलोग्राम का दाब हम पे लगाता है तो हमारे अंदर में जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है दोस्तों, तो वो हमारे बॉडी में अंदर से बाहर तरफ वो दबाव लगाता है। और जो ये 16,000 किलोग्राम दबाव है, इस जितना दबाव ये है उतना ही दबाव हमारे बॉडी में ब्लड लगाता है अंदर से। ठीक है दोस्तों, बाहर तरफ, यानी अगर ये हमारा बॉडी है, अगर ऊपर चारों तरफ से इतना प्रेशर लग रहा है अंदर तरफ वायुमंडल का, जितना उतना ही प्रेशर अगर हम अंदर से बाहर तरफ लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पर जो परिणामी प्रेशर यानी दबाव जो होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि जितना बाहर से अंदर तरफ लग रहा है उतना ही अंदर से बाहर तरफ लग रहा है। तो यही होता है दोस्तों कि परिणामी दबाव जो होता है शून्य हो जाता है, इसलिए हम लोग चल फिर पाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 16,000 किलोग्राम का दबाव डालता रहता है, लेकिन फिर भी हमें उसका अनुभव नहीं होता। इसका कारण यह है कि हमारे अंदर खून एवं अन्य कारक अंदर से दाब डालते हैं जो वायुमंडलीय दाब को संतुलित करता है। ठीक है दोस्तों, बैलेंस कर देता है, उस जितना वो हम पे लगाएगा दाब उतना ही दाब हम उस पे लगाते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। पृथ्वी के निकट समुद्र तल से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर लगभग वायु दाब कितना होता है, 1 सेंटीमीटर पारा का जो दाब होता है उतना ही कम हो जाता है। ठीक है, इसके आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कितना
मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीमीटर पारा का दाब कम होता है, तो 110 मीटर ऊंचाई पर जाने पर। तो इसके ये जो दाब कम होता है दोस्तों, उसको हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण में देख सकते हैं। जैसे पहाड़ पर जाने के बाद खाना कठिनाई से बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे पहाड़ पे हम लोग जाते हैं तो वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और वायुमंडलीय दाब कम होने से पानी का क्वथनांक जो है सो कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी पानी कम ही तापमान पर उबलने लगता है। तो जितना तापमान हमको खाना बनाने में चाहिए उससे कम तापमान पे पानी उबलने लगेगा और भाप बन के उड़ने लगेगा, तो मेरे खाना पकने से पहले ही क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी कारण खाना बनाने में कठिनाई होती है। ठीक है दोस्तों, अब वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिससे स्याही बाहर निकल जाता है। अधिक ऊंचाई पर हमारे नाक से क्या होता है, खून निकलने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी का प्रेशर अंदर से बाहर तरफ रहता है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, जिस संतुलन क्या होता है, इससे बिगड़ जाता है। ठीक है, तो जिससे हमारे नाक से ब्लड बाहर आने लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडल क्या है, और इसके कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि जो वायुमंडलीय दाब है उसको हम लोग मापेंगे कैसे। जो वायुमंडलीय दाब है उसको हम लोग कैसे मापेंगे? तो वायु दाब मापी से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापेंगे। वायु दाब मापी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर या वायु दाब मापी से मापा जाता है। टॉरिसेली, एक साइंटिस्ट थे टॉरिसेली ने जो प्रयोग किया था, उसी प्रयोग के आधार पर फोर्टीन में एक साइंटिस्ट का नाम है, फोर्टीन ने इस यंत्र को बनाया था। जो बैरोमीटर है वह टॉरिसेली के प्रयोग के आधार पर फोर्टीन ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, दोनों साइंटिस्ट का नाम है। टॉरिसेली ने एक प्रयोग किया था, लेकिन वो किसी कारणवश वो वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर को बना नहीं पाए, तो उन्हीं के प्रयोग के आधार पर फोर्टीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस यंत्र को बनाया। इसे फोर्टीन का बैरोमीटर भी कहते हैं। फोर्टीन ने बनाया इसलिए इसको फोर्टीन का बैरोमीटर कहते हैं। यह किसी भी समय वायुमंडलीय दाब की ठीक ठाक जानकारी देता है। बैरोमीटर की सहायता से हम लोग मौसम संबंधी जानकारी, तो दोस्तों बैरोमीटर की सहायता से हम लोग पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं मौसम का। ठीक है, अब बैरोमीटर जो यंत्र है उसका पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है, जैसे अगर ये इतना लंबा ये बैरोमीटर बना हुआ है, इसमें पारा भरा हुआ है पूरा, अगर पारा एकाएक नीचे गिरता है, इसका मतलब होता है कि वायुमंडल में दाब कम हो गया। ठीक है, यानी आंधी और तूफान आने की संभावना है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना होती है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट इस लाइन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जब इसका पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना होती है, और जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। अगर एकाएक बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरे तो बारिश, और धीरे धीरे ऊपर उठे, इसका मतलब हो गया कि मौसम साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है, अब एक है दोस्तों निर्द्रव वायु दाब मापी यानी इनरोइड बैरोमीटर। ठीक है, तो ये क्या होता है? अब हम लोग देखते हैं कि निर्द्रव वायु दाब मापी क्या होता है। तो फोर्टीन ने बैरोमीटर बनाया था, तो फोर्टीन के पारा के दाब मापी की कमियों को दूर करने के लिए इस दाब मापी का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों बैरोमीटर यानी जो 14 का वायु दाब मापी था उसमें कुछ कमियां थी, जिसको दूर करने के लिए निर्द्रव वायु दाब मापी का निर्माण किया गया। इसमें किसी द्रव का उपयोग नहीं किया गया, इसलिए इसका नाम क्या है? निर्द्रव है। इसलिए इसे निर्द्रव वायु दाब मापी कहते हैं। इसमें द्रव का उपयोग नहीं किया गया। इस वायु दाब मापी का आकार काफी छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, इस वायु दाब मापी का आकार काफी छोटा होता है, इसलिए इसका उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। इसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों इसके निर्द्रव वायु दाब मापी के सिद्धांत पर अगर हम ऊंचाई मापते हैं तो इस ऊंचाई मापने के यंत्र का क्या कहते हैं? तुंगता मापी। क्या कहते हैं दोस्तों? तुंगता मापी यानी एल्टीमीटर कहते हैं।
समझ में आ गया कि निर्द्रव वायु दाब मापी का निर्माण हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि कुछ बैरोमीटर यानी 14 के द्वारा जो वायु दाब मापी बनाया गया था उसमें कुछ कमियां थी। उस कमियां को दूर करने के लिए इस वायु दाब मापी का निर्माण किया गया। और इसका निर्द्रव वायु दाब मापी नाम क्यों है? क्योंकि इसमें द्रव का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका नाम निर्द्रव वायु दाब मापी है। और इससे हम लोग, और इसका आकार काफी छोटा होता है, और इससे हम लोग इसका उपयोग करके हम लोग ऊंचाई भी मापते हैं इसका उपयोग करके। और इस सिद्धांत पर बनने वाले ऊंचाई नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तुंगता मापी, और उसको एल्टीमीटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे मानक वायुमंडलीय दाब यानी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी मानक वायुमंडलीय दाब क्या है। तो पारे के 760 मिलीमीटर यानी 76 सेंटीमीटर, तो पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंची नली के दाब को मानक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पारा का 76 सेंटीमीटर ऊंचा जो पारा का दाब है उसी दाब को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और यह 1 एटीएम के बराबर होता है। एटीएम का मतलब होता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक, यह 1 एटीएम के बराबर होता है। 1 एटीएम दाब पास्कल में कितना होता है? 101292 इंटू 0.8 पास्कल के बराबर होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। किसी दिए गए ताप पर, यानी कोई ताप आपको कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ है, यदि पारे का घनत्व अचर हो, यानी पारे का घनत्व बदल नहीं रहा हो, और जी का मान भी अचर हो, तो वायुमंडलीय दाब का मान पारे के स्तर की ऊंचाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि बैरोमीटर में पारे के स्थान पर पानी का प्रयोग किया जाए, अगर बैरोमीटर में पारे के स्थान पर पानी का प्रयोग किया जाए तो पारे की 76 सेंटीमीटर की तुलना में पानी का ऊंचाई 10.33 मीटर होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि बैरोमीटर में द्रव की ऊंचाई द्रव के घनत्व का सीधा समानुपाती होता है। कोई भी दोस्तों, कोई भी बैरोमीटर में कोई भी द्रव डालेंगे, ठीक है, जैसे पारा डाल दिए, पानी डाल दिए, केरोसिन डाल देंगे, कुछ भी डालेंगे, तो उसकी जो ऊंचाई होगी वह उसके घनत्व के सीधा समानुपाती होता है। जिसका घनत्व जितना ज्यादा होगा वह बैरोमीटर में उतनी ऊंचाई तक चढ़ेगी। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि जितना जितना दबाव 0.76 मीटर यानी 76 सेंटीमीटर में होगा पारे का, उतना ही दबाव मापने के लिए पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10.33 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो जो 0.76 मीटर है उससे ज्यादा ऊंचा है 10.33 मीटर। और अगर ये जो दबाव है, ये जो ऊंचाई है, अगर घनत्व के समानुपाती है, इसका मतलब हो गया कि पारा का घनत्व कम है, जल का घनत्व ज्यादा है, इसलिए जल की ऊंचाई ज्यादा हुई। ठीक है दोस्तों, यानी जिसका घनत्व, जिस द्रव का घनत्व ज्यादा होगा वह बैरोमीटर में अधिक ऊंचाई तक उठेगी, और जिसका घनत्व कम होगा बैरोमीटर में कम ऊंचाई तक उठेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।